Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 1, The Harappan Civilization. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन से कि भाई जिस सिविलाइजेशन को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक हुई बात। तो एक कोई थ्योरी नहीं है बेटा जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट बता दे कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा। टिल डेट स्कॉलर्स सर्च ही कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जो इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है या जो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है हम उसे अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो एक्चुअल में क्या है वो हमें नहीं पता है। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, तो उन थ्योरीज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है बात। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज काम करती हैं। हमने इन थ्योरीज को कैटेगराइज कर दिया है दो ग्रुप्स में। हमने कितनी कैटेगरी बना दी है बेटा इनकी? 2। पहली जो थ्योरी है वो कहती है कि भाई इंडस वैली का फॉरेन ओरिजिन है, और जो दूसरे थ्योरिस्ट हैं उनका मानना है कि इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन इंडिजिनस है। आई बात समझ में? कैसे इस सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ, इस पे बहुत सारी थ्योरीज थी। हमने उन थ्योरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जो थ्योरी है वो कहती है इसका फॉरेन ओरिजिन है, और दूसरी जो थ्योरी है, बहुत सारी जो थ्योरिस्ट है उनका मानना है कि इसका ओरिजिन इंडिजिनस है। अब हम चलते हैं पढ़ेंगे। इस ग्रुप में जितने भी थ्योरिस्ट थे जो कहते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉरेन ओरिजिन है, वो मानते थे कि जो इंडस वैली या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये ऑफशूट है किसका? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो मॉडर्न डे इराक में है, जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बीच में है, जो फॉरेन ओरिजिन वाले जो थ्योरिस्ट हैं उनका मानना है कि भाई ये ऑफ शूट है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग ही यहाँ पर आए होंगे। आई बात समझ में? कुछ स्कॉलर्स का बिलीव है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये एग्जिस्टेंस में तब आई जब सडन माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया लोगों ने, जो कि अबन सिविलाइजेशन से थे, और कहाँ आ गए? इंडस बेसिन पे। फिर से ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आया है तो एक यहाँ पर सिविलाइजेशन थी जो अर्बन नेचर की थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ के लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट किया और कहाँ आ गए? इंडस बेसिन पर आ गए, और इसी को बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। ठीक है बात। ये जो स्कॉलर्स हैं ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ऑफ शूट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। क्या बात समझ में आ गई? जो फॉरेन ओरिजिन वाले थ्योरिस्ट हैं उनका मानना है कि हड़प्पन किसका ही ऑफ शूट है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। पर जब एक्सकवेशंस हुए तो हम लोगों ने देखा, हड़प्पन साइट्स की जब एक्सकवेशन हुए, खुदाई हुई, नीचे से बहुत सारी चीज़ें मिली, तब हमने देखा कि यार यहाँ तो स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस है दोनों सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अलग है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। तो कुछ स्कॉलर्स का बिलीव ये था कि हो सकता है ट्रेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में, है ना। मेसोपोटामिया के जो लोग होंगे वो हड़प्पन्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करते होंगे, और इनके ट्रेड करने से ही बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्ली स्टेज से मैच्योर फेज में। ठीक है बात। फिर से ध्यान से सुनो एक बार कि जब एक्सकवेशन हुए हड़प्पन साइट्स में तो हमें स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस देखने को मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। कुछ स्कॉलर्स का ये भी व्यू है कि भैया ट्रेड जो होता था हड़प्पन और मेसोपोटामियन के बीच में, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा कि भैया उसने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अर्ली स्टेज से वो कहाँ पहुँच गई? मैच्योर फेज पे पहुँच गई। पर बाद में एक्सकवेशंस हुए तो उनसे ये बात पता चली कि मेसोपोटामिया और हड़प्पन्स के बीच में उस पर्टिकुलर टाइम में कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। उसका कोई एविडेंस ही हमारे पास नहीं है। अगर ट्रेड हुआ भी होगा, मान लो हुआ, पर आपके पास कोई एविडेंस है कि भैया ट्रेड ही इसका एक मेजर पॉइंट था? ऐसा तो नहीं है। फिर से ध्यान से सुनो, बुक क्या बोल रही है। ये जो थ्योरी थी इसे रिजेक्ट किया गया। किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया बेटा? कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला है, दैट नो
evidence of trade with Mesopotamia during the early Harappan period has been found. जब हरप्पन पीरियड अर्ली फेज में था, अर्ली स्टेज में था, तो उस टाइम में तो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड ही नहीं करते थे। और जबकि हम शुरुआत में इसी पैराग्राफ में पहले बात कर रहे हैं कि भाई हरप्पन्स के का जो ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ, उसकी वजह से ये अर्ली से जल्दी से मैच्योर फेस में आ गया है, ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो ये सब बातें हैं, बस आप याद रखना इस बात को कि हमारे जो फॉरेन ओरिजिन की बात करने वाले थ्योरिस्ट हैं उनका एक्चुअल में कहना क्या है। आगे बात समझ में, चलो इंडिजिनस ओरिजिन की बात करेंगे तो जितनी अभी रिसेंट रिसर्च हुई हैं वो ये बताती हैं कि जो रूट्स हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की वो इंडियन सॉइल से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये एक ऑफशूट नहीं है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। ऐसे कौन बोलता है? इंडिजिनस ओरिजिन के साइड में जितने भी थ्योरिस्ट हैं वही कहते हैं। ठीक, कोई बात। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है जो हरप्पन कल्चर था वो आउट ग्रोथ थी एक्सटेंसिव लोकल विलेज कल्चर्स की। ठीक है, इसका कोई फॉरेन ओरिजिन नहीं है। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं बेटा, जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है, ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो हम लोग हमारे काम को आउटसोर्स करना चालू कर देते हैं। और जब आउटसोर्स करना चालू कर देते हैं तो सिटीज़ बनने लग जाती हैं, है ना, मास प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो जो इंडिजिनस ओरिजिन की बात कहने वाले जो थ्योरिस्ट हैं उनका मानना यही है कि भैया हो सकता है पहले हरप्पन कल्चर जो रही होगी वो कैसी रही होगी, विलेज कल्चर में रही होगी। बहुत बढ़िया विलेज कल्चर वहाँ पर होगा, पर बाद में धीरे 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 करके वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने शहर बसाए। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से जो अर्बन हरप्पन कल्चर है वो आउट ग्रोथ है। किसका आउट ग्रोथ है? एक्सटेंसिव लोकल विलेज कल्चर। ठीक है, इसका कोई फॉरेन ओरिजिन नहीं है। अब जो थ्योरिस्ट हैं जो इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं या इंडिजिनस ओरिजिन की बात करते हैं, उनका मानना ये है कि ये जो कल्चर रहा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो विलेज कल्चर था, या हरप्पन सिविलाइजेशन का जो विलेज कल्चर था, उसने कंट्रीब्यूट किया है हरप्पन सिविलाइजेशन की ग्रोथ में। पर साथ ही साथ इस पे ट्रेड कॉन्टेक्स्ट जो थे मेसोपोटामिया के साथ, उसका भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस तो होगा ही होगा। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो बेटा दुनिया भर के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया भर के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो उनका भी हम ले ही लेते हैं ना। कुछ ना कुछ तो हम कहीं से कुछ सीख रहे हैं, कहीं से कुछ सीख रहे हैं, हमारे फूड हैबिट चेंज हो रही है। तो ये भी यही बात कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो कि जो विलेजेस फ्लरिश होने लगे, उनकी आउट ग्रोथ हुई, तो वहीं से अर्बन कल्चर शुरू हुआ। और इस अर्बन कल्चर को शुरू करने में जो विलेज कल्चर था उसका तो इम्पोर्टेंट रोल था ही था। साथ ही साथ हो सकता है कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हो। किसका? मेसोपोटामियन ट्रेड का। ये जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने कुछ मार्क्ड सिमिलैरिटीज़ पाई हैं प्री हरप्पन एंड प्रोटो हरप्पन कल्चर में। कहाँ कहाँ पर? कोट डिजी, अमरी, कालीबंगा। अब मतलब किस मैटर से रिलेटेड, किस टर्म से रिलेटेड इन्होंने सिमिलैरिटीज़ मार्क की हैं प्री और प्रोटो हरप्पन कल्चर्स में? पहला, ग्रेनरी, डिफेंसिव वॉल्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन दिस सेटलमेंट। इन सेटलमेंट्स में कहाँ कहाँ पर? कोट डिजी में, अमरी में, कालीबंगन में, हर जगह हमने देखा कि ग्रेनरी सेम थी प्री हरप्पन प्रोटो हरप्पन पीरियड में। डिफेंसिव वॉल्स हुआ करती थी, ट्रेड बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हुआ करता था। फ्रॉम दिस हिस्टोरियंस कंक्लूडेड, इस सबसे हिस्टोरियंस कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो इवॉल्व हुई है फ्रॉम दिस एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़। जैसे आज के मॉडल को आप समझ लो, पहले जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक हम लोग कैसे एक विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता था। हम लोगों ने पढ़ा है ना, विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता था। पर धीरे 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 करके जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, धीरे धीरे करके हमारी सिटीज़ बनने लग गई। तो ऐसा ही उस टाइम में भी हुआ होगा कि जो विलेज रहे होंगे वो धीरे 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 करके इतना प्रोडक्शन करने लगे होंगे, बढ़ गए होंगे कि ये लोग अर्बन कल्चर की तरफ मूव कर गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हरप्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है इन्हीं एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ से।
अब हम एक्सटेंट देखेंगे सिविलाइजेशन की, तो एक्सटेंट को पढ़े उसके पहले आप लोग ये मैप देख लो। ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है बात बेटा, अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें ना, तो उन सब में, उन चारों सिविलाइजेशन में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज वाली सिविलाइजेशन, एक और कौन सी रही, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन, इन चारों में से सबसे बड़ा एरिया किसके पास ही है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास ही है। जो एंटायर एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो ट्रायंगुलर है शेप में और लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है उन सब में सबसे बड़ा है। आई बात समझ में? ये सुक्ता गेंदौर जो कि ईस्ट कोस्ट पर है, साउथ बलूचिस्तान में, वहाँ से लेकर के वेस्ट में कहाँ तक आया है? आलमगीरपुर तक आया है। ठीक है, इन द अपर गंगा यमुना दोआब इन वेस्टर्न यूपी। अभी मैं आपको मैप में एक बार और दिखा दूंगी। तो ईस्ट में कहाँ तक आया है पता चल गया ना। वेस्ट में कहाँ तक है? सुक्ता गेंदौर से लेकर के ईस्ट में कहाँ तक पहुंचा है ये? अपर गंगा यमुना दोआब तक। ठीक है, ऐसे मान लो यूपी तक। चलो, फिर मांडा जो जम्मू में है, नॉर्थ में मांडा से लेकर के साउथ में भरत्र नर्मदा एस्टुरी तक फैला हुआ था। अगर बेटा मैंने यहाँ पर कंफ्यूज किया है तो एक बार और फिर से समझ लो, हो सकता है सच में मैंने कुछ गलत बोला हो। देखो, अगर हम ये बात करें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ईस्ट में ये कहाँ से चालू हो रहा है? वेस्टर्न यूपी से चालू हो रहा है ना। गंगा यमुना दोआ से चालू होके ये कहाँ तक पहुँच रहा है? सुक्ता गेंदौर तक पहुँच रहा है। नॉर्थ में ये मांदा जम्मू में स्टार्ट होके साउथ में ये कहाँ तक पहुँच रहा है? भगतरा नर्मदा एस्टुरी तक। ठीक है बात, भगतरा है ना। ये देखो मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सुक्ता गेंदौर टू आलमगीर, मांडा टू भगतरा है ना बेटा। ये वाला जो टेबल है डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन साइट्स, इसका मैं बनाऊंगी शॉर्ट्स। चलो, अभी हम आते हैं यहाँ पर। जो हड़प्पन कल्चर है वो पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किनारे तक फैला हुआ है। ठीक हुई बात। बाद में इंडिया और पाकिस्तान का हो गया डिवीजन। ठीक है, कंसिक्वेंट टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो मेजर सेंटर्स थे इस सिविलाइजेशन के, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुक्ता गेंदौर, ये सब कहाँ पहुँच गए बेटा? पाकिस्तान में पहुँच गए। क्या इतनी बातें समझ में आई? वैसे तो ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, बहुत सारे इंडिया के, बहुत सारे पाकिस्तान में फैली हुई है। पहले इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन ही नहीं हुआ था तो एक ही सिविलाइजेशन हुआ कर, मतलब सिविलाइजेशन तो खैर आज भी एक है पर जुड़ा हुआ था ये सब। बाद में पार्टीशन हो गया। तो हमारे जो मेजर सिटीज़ थे इस सिविलाइजेशन के, जो मेजर सेंटर्स थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हुदड़ो या चन्हुदारो, सुक्ता गेंदौर, ये सब कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। कुछ सेंटर्स जो सिविलाइजेशन के थे वो अभी भी इंडिया में, जैसे मांदा, बनावली, कालीबंगन, आलमगीरपुर, लोथल, रूपर, रंगपुर। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो अभी राखी गढ़ी में बहुत बड़ा एक्सकवेशंस हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा माने जाने लगा है कि जो आपका हड़प्पा है, जिसको आप बोलते हो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी मिली है कहाँ की? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब राखी गढ़ी का मैसिव एक्सकवेशंस हुआ तो उसमें पता चला कि राखी गढ़ी भी बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। चलो, अब वहाँ पर राखी गढ़ी में एक्सकवेशन और ज़्यादा फर्दर इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब तो वहाँ पर प्रॉपर कॉलोनीज डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ पर क्या ही एक्सकवेशन करें। पर अगर एक्सकवेशन हो तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी और भी मिलेगा। चलो, रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे एक्सटेंशंस मिले हैं हमें सिविलाइजेशन के, गुजरात, पंजाब में। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में। मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम वॉज धोलावीरा। ठीक हुई बात।
अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे एक्सटेंशंस मिले हैं सिविलाइजेशन के, गुजरात में, पंजाब में। डोलावीरा जो गुजरात में मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लार्जेस्ट साइट्स है हरप्पन सिविलाइजेशन की, हाउएवर मोहनजोदड़ो, हरप्पा, कालीबंगन एंड लोथल। पर बेटा आप लोग अगर टाइम मिले तो राखी गढ़ी पे एक प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है, वो देखना कि राखी गढ़ी में किस मैसिव लेवल पे एक्सकवेशन हुए और उन एक्सकवेशन में कितना कुछ हमें मिला है। चलो देख तो सकते हो, गूगल सर्च कर लेना। अर्बन प्लानिंग हरप्पन सिटीज, ठीक है। तो जो दो सबसे इम्पोर्टेंट हरप्पन सिटीज थी वो थी हरप्पा, ठीक है। पहली थी हरप्पा जो थी पंजाब के मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में। पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मोंटगोमरी, वहाँ पर पहली इम्पॉर्टेंट सिटी मिली हमें हरप्पा, ठीक है बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट सिटी है मोहनजोदड़ो जो हमें मिली है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पर है, सिंध में। आज पंजाब जहाँ पर हरप्पा मिला, वो सिंध जहाँ पर मोहनजोदड़ो मिला, दोनों ही कहाँ पर है बेटा, पाकिस्तान में हैं। और ये दोनों जो सिटीज़ हैं वो किसके पास हैं, इंडस रिवर के आसपास हैं, ठीक है बात। दीज टू सिटीज़ आर लिंक्ड बाय रिवर इंडस, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड सिटीज़ मिली चनहूदड़ो, चनहूदड़ो या चनहूदारो भी बोल सकते हो आप, जैसे आप मोहनजोदारो बोलते हो पर हिंदी में वो मोहनजोदड़ो है, वैसे ही चनहूदड़ो हिंदी में लिखते हैं इसको बेटा, और इंग्लिश में आप चनहूदारो भी पढ़ सकते हो इसको। ये 130 किलोमीटर साउथ में है किसके, मोहनजोदड़ो के या मोहनजोदड़ो के। क्लियर हुई बात। तो पहली इंपॉर्टेंट सिटी मिली मोहनजोदड़ो, जो नहीं पहली इंपॉर्टेंट सिटी मिली हमें हरप्पा, जो कहाँ पर थी, पंजाब में थी। किस डिस्ट्रिक्ट में थी, मोंटगोमरी। और दूसरी सिटी मोहनजोदड़ो जो कहाँ पर थी, सिंध में। किस डिस्ट्रिक्ट में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। तीसरी कौन सी मिली, चनहूदड़ो जो कहाँ पर है, 130 किलोमीटर दूर है साउथ में, किससे, मोहनजोदड़ो, साउथ में नहीं, मोहनजोदड़ो के साउथ में, ठीक हुई बात। मोहनजोदड़ो के साउथ में नहीं मिली। फिर चौथी सिटी मिली लोथल, जो कि हमारे गुजरात में, कहाँ पर है, एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कॉम्बे, खंबात की जो खाड़ी है उसके ऊपर मिला हमें लोथल, कहाँ पर, गुजरात में। फिफ्थ सिटी मिली कालीबंगा जो कहाँ पर है, नदन राजस्थान में है। सिक्स्थ मिली बनावली जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर, हरियाणा। तो जो जो 6 सिटीज़ हैं इनके नाम तो मुझे लगता है आपको पता होना ही चाहिए। पहली हरप्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी चनुदारो, चौथी लोथल, पांचवी कालीबंगा, छठी बनावली। बनावली कहाँ पर है, फतेहाबाद कहाँ पर है, हरियाणा में। जो हरप्पन कल्चर है वो हमें मैच्योर और फ्लरिशिंग स्टेज में सिर्फ इन 6 सिटीज़ में नहीं मिला है बेटा, पर सुक्ता गेंदोर, सुरकोटाड़ा में भी हमें प्रॉपर अर्बन सिविलाइजेशन मिली है। ईच ऑफ विच हैज सिटेडल, इन सब में सिटेडल हुआ करता था। सिटेडल हमने पहले पढ़ा था ना पार्ट 1 में, कि थोड़ा सा रेज्ड एरिया होता था, प्लेटफॉर्म जैसा पहले बनाया जाता था, उसके ऊपर फिर सिटी को डेवलप किया जाता, मतलब सिटी के एक पार्ट को डेवलप किया जाता था। पूरी सिटी ये रही, सिटी में एक पार्ट जो थोड़ा सा रेज्ड होगा, इसको हम बोलते थे सिटेडल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर घर, ग्रीनरी, ऑफिसेस बनाए जाते थे। बाद वाले हरप्पन फेज में और भी डिस्कवरीज हुई, उसमें हमें मिला रंगपुर जो कहाँ पर है, काठियावाड़, गुजरात में। बेटा जो रियून्स थे मोहनजोदड़ो के, उन्हें डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनाइटेड नेशंस जो है वो कुछ साइट्स को क्या बना देता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऐसे ही हमारा जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है बेटा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब बनाई है, 1980 में। फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था हरप्पन सिविलाइजेशन का वो यही था कि वहाँ पर अर्बन प्लानिंग थी। जो इंडस की सिटीज़ थी वो बिल्कुल अलग थी सुमेरियन सिटीज़ से। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आज मॉडर्न डे का इराक है, यहाँ पर जो सुमेरियन सिटीज़ थी उससे बिल्कुल अलग थी हमारी
हड़प्पन सिटीज़। बेटा जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी ना, वो टेम्पल्स के आसपास डेवलप हुई थी और सर्कुलर पैटर्न को फॉलो करती थी। जैसे ये रहा टेम्पल, इसके आसपास सिविलाइजेशन डेवलप होती गई, सर्कुलर वे में डेवलप, मतलब जो प्लानिंग थी वो किस तरीके से थी, सर्कुलर। फिर से ध्यान से देखो, कहाँ गया। जो सुमेरियन सिटीज़ थी वो डेवलप हुई अराउंड द टेम्पल और उन्होंने सर्कुलर पैटर्न को अडॉप्ट किया, फॉलो किया। जो इंडस सिटीज़ थी वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी, ठीक है, जिससे कि रेगुलरिटी आए डिवीजन में, अलाइनमेंट हो स्ट्रीट का, क्योंकि अब सर्कुलर सिटी आपने बनाई है तो यहाँ पर आप कैसे रोड्स वगैरह को, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली प्लान करोगे। पर जबकि अगर हम इस तरीके से सिटीज़ को डेवलप करते हैं तो यार चलो ये रोड चली गई, यहाँ से हम ड्रेनेज लेके जाएंगे, इस तरीके से आप ये ग्रिड फॉर्मेट को मानते थे। कौन लोग? हड़प्पन्स। फिर से ध्यान से सुन लो, अगर कहीं पे 2 मार्क्स में डिफरेंस पूछा जाए तो क्या लिखोगे कि जो सुमेरियन सिटीज़ थी वो टेम्पल्स के अराउंड में डेवलप हुई थी और सर्कुलर पैटर्न में डेवलप हुई थी, बल्कि के जो इंडस सिटीज़ थी वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी, इससे कि अलाइनमेंट हो पाता था स्ट्रीट्स का, हाउसेस को प्रॉपर वे में प्लान करके, पब्लिक बिल्डिंग्स को प्रॉपर वे में प्लान करके बनाया जाता था, ठीक है। तो क्या इम्पोर्टेंस रहता है बेटा, अगर आप ग्रिड पैटर्न में अपनी सिटी को डेवलप करते हो तो अलाइनमेंट होगा स्ट्रीट्स का, प्लानिंग होगी हाउसेस की, पब्लिक बिल्डिंग्स प्रॉपर वे में अच्छे से बनेगी, प्रोविजन फॉर थॉरोफेयर। अब ये जो वर्ड थॉरोफेयर है इसका मतलब क्या होता है बेटा? मेन रोड, सार्वजनिक रोड, पब्लिक रोड जिसमें सारे लोग आते और जाते होंगे। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे टाउन प्लानिंग के, कहाँ पर? इंडस वैली या हड़प्पन में, वो क्या थे बेटा? हर सिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। एक इसमें अपवाद भी मिलेगा, मतलब क्या बोलोगे आप उसको, हाय एक्सेप्शन, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम ये देख लेते हैं। चलो, तो जो सिटीज़ हुआ करती थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ईच सिटी, हर सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक रेस्ड एरिया हुआ करता था जिसको अभी हमने पढ़ा, वो होता था सिटाडल, और एक होता था लोअर टाउन। जो सिटाडल होता था वहाँ पर the citadel owed its site to the buildings which were constructed on mud brick platform। पहले mud brick का प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उसके बाद में फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा बिल्डिंग का। जो सिटाडल था वो सेपरेट था लोअर टाउन से, उन दोनों के बीच में एक वॉल हुआ करती थी। सिटाडल रेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ होता था, लोअर टाउन नाम से ही पता लगता है कि वो नीचे था। इन दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार हुआ करती थी। जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी जैसे ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, असेंबली हॉल, वर्कशॉप, ये सब सिटाडल में ही होते थे। नेक्स्ट, जो लोअर टाउन होता था वहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पर लोग रहते थे और काम करते थे। जो मेन स्ट्रीट्स होती थी वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न डेवलप हुआ था किसका? मेन स्ट्रीट्स का। जो घर होते थे, द हाउसेज एट स्ट्रीट कॉर्नर्स वर राउंडेड टू अलाउ कार्स टू पास इजीली। अब देखो जैसे घर बने हैं ना, देखो फिर से देखते हैं, इस तरीके से घर बनाए गए, पर ये जो लास्ट वाला घर होता था इसको इस तरीके से बनाया जाता था कि अगर यहाँ से कोई काट आए तो वो आसानी से मुड़ जाए। द हाउसेज एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, गली के कोनों पे जो घर होते थे उन्हें राउंडेड बनाया जाता था जिससे कि जो कार्ट है, जो गाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ी वगैरह जो उस टाइम में होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, वो प्रॉपरली मूव कर पाए, टर्न ले पाए। हाउस ड्रेन एम्प्टेड वेस्ट वाटर इनटू स्ट्रीट ड्रेन। देखो हर घर का एक ड्रेन हुआ करता था और ये अपने वेस्ट वाटर को किस में ड्रेन करता था? मेन स्ट्रीट ड्रेन में। सपोज करो ये क्या है? मेन स्ट्रीट ड्रेन, और ये क्या है? हमारे हाउस ड्रेन। इनका सबका वेस्ट वाटर किस में जाके मिलता था? मेन स्ट्रीट ड्रेन में। जो स्ट्रीट थी, द स्ट्रीट क्रॉस द मेन रोड एट राइट एंगल्स। ठीक हुई बात? हर स्ट्रीट मेन रोड से जब मिलती थी उसे क्रॉस करती थी तो वो राइट एंगल में ही करती थी, डिवाइडिंग द सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। पूरी सिटी या तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइडेड थी। अब हम हाउसेस की बात करेंगे। जो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे हाउसेस के, वो पहला था कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी वो सेट प्लान के अकॉर्डिंग ही बनती थी।
ऑन अ हाई माउंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड। थोड़ी सी ऊंचाई पे बनाई जाती थी जिससे बाढ़ से उन बिल्डिंग्स को कोई लॉस ना हो। उनका जो फाउंडेशन हुआ होता था वो बहुत ज़्यादा डीप होता था, मतलब मजबूती से बिल्डिंग बनाई जाती थी, थोड़े रेस करके बनाई जाती थी, माउंट के ऊपर बनाई जाती थी, जिससे कि जब बाढ़ भी आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा यहाँ पर हमें हर प्रकार के घर मिले हैं, छोटे छोटे सिंगल रूम के टेनमेंट्स भी मिले हैं, तो बड़े बड़े कंट्री यार्ड्स वाले बड़े बड़े घर भी मिले हैं, छोटे छोटे रूम भी मिले हैं, बड़े बड़े भी मिले हैं, सिंगल रूम टेनमेंट्स भी मिले हैं, तो बिगर हाउस भी मिले हैं जिनमें कंट्री यार्ड्स हैं। कई कई घरों में तो 12-12 रूम भी मिले हैं, प्राइवेट वेल टॉयलेट्स हर घर में, और इनका अपना कुआं होता था, टॉयलेट्स हुआ करते थे। हर घर में जो ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड होते थे बेटा। कवर्ड का मतलब क्या होता है? ढके हुए। जो एंट्रेंसेस होती थी हाउस की वो नैरो लेंस से होती थी। द एंट्रेंसेस ऑफ द हाउस वर फ्रॉम नैरो लेंस, सकड़ी गलियों से होती थी, विच कट द स्ट्रीट एट राइट एंगल्स, जो स्ट्रीट को किस पे कट करती थी? राइट एंगल पे कट करती थी। जो किचन थे, द किचन वॉज प्लेस्ड इन अ शेल्टर्ड कॉर्नर ऑफ द कंट्री यार्ड। कंट्री यार्ड मतलब जो आपका ओपन एरिया होता था, वहीं पर एक कॉर्नर में एक शेल्टर बना दिया जाता था, छत बना दी जाती थी जिसके नीचे किचन हुआ करता था। एंड द ग्राउंड फ्लोर कंटेन स्टोर रूम्स, और ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर रूम्स हुआ करते थे और वेल चैम्बर्स हुआ करते थे उसमें। वेल मतलब पता है ना, कुआं होता है। जो घर होते थे ना बेटा वो ईंट से लकड़ी से बने हुए होते थे। हर घर में दरवाज़ा हुआ करते था, खिड़की हुआ करती थी, वेंटिलेटर्स हुआ करते थे। जो खिड़की और दरवाजे होते थे वो स्ट्रीट्स पे खुलते थे, ना कि के मेन रोड पर। ठीक है। तो क्या ये बेटा ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि जो दरवाजे और खिड़कियाँ ये स्ट्रीट्स पे खुलते थे, मेन रोड पे नहीं खुलते थे। सोचो कितना ज़्यादा ध्यान रखते थे वो इस बात का कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट बाथ को। ठीक है, तो ग्रेट बाथ को अगर आपको और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे सोर्सेज इन दिस चैप्टर, जिसको हमने बेटा कवर किया था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया है किसको? ग्रेट बाथ को। ठीक हुई बात। सेकेंड है ग्रेनरीज। तो ग्रेनरीज भी हमें मिली हैं बहुत सारी साइट्स पे, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगन में। जो हड़प्पा है वहाँ पर 2 रोज में 6 ग्रेनरीज मिली हैं ईच, मतलब 2 रो और हर रो में 6 ग्रेनरी, मतलब टोटल 12 ग्रेनरीज। तो हड़प्पा में देयर वर 2 rows of 6 granaries each। 2 रो हैं और सारी में 6 ग्रेनरीज, 3 4 5 6 ग्रेनरीज मिली हैं। ग्रेनरीज के साउथ में वर्किंग फ्लोर दिखता है। ठीक है। टू द साउथ ऑफ द ग्रेनरीज एट हरप्पन वर्किंग फ्लोर्स कंसिस्टिंग, अब वर्किंग फ्लोर में क्या था? रो ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, रो ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म। उनको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर काम हुआ करता होगा। ऐसे बिलीव किया जाता है कि ये जो फ्लोर्स हैं यहाँ पर ग्रेन को थ्रेश किया जाता होगा। ठीक है। अब जैसे बार्ले की बात करें, बीट और बार्ले की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोर पे जो दरारें थी, दरारें बोले तो क्रेविसेस, जो छोटी छोटी दरारें नहीं आ जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेविसेस। तो उन फ्लोर का जो दरारें आई हुई थी, जो क्रेविसेस थे, उनमें हमें ग्रेन्स मिली हैं। फिर से सुनो, ग्रेनरीज। तो ग्रेनरीज हमें कहाँ कहाँ मिली बेटा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल में मिली, कालीबंगन में मिली। ठीक है। हड़प्पा में 2 रोज मिली है पूरी ग्रेनरीज की और हर रो में 6 ग्रेनरी हैं। अगर ग्रेनरीज के साउथ में अगर हम देखते हैं तो हमें वर्किंग फ्लोर मिला है, सर्कुलर ऐसे ब्रिक का प्लेटफॉर्म मिला है। ऐसे माना जाता है कि वहाँ पर थ्रेशिंग हुआ करती होगी ग्रेन्स की। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो क्रिवाइसिस हैं फ्लोर के, उनमें दरारों में हमें अनाज मिला है। 2 रूम्ड बैराक्स मिले हैं। ठीक है, जिसमें हो सकता है कि लेबर रहते होंगे, लेबर का अकोमोडेशन था। ठीक है। कहाँ पर? हड़प्पा में। जो लोकेशन है हड़प्पा की वो रिवर रवि के पास में है। इससे पता चलता है कि फूड ग्रेन्स बोट से यहाँ पर लाया जाता होगा या ले जाया जाता होगा। ये रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, नदी के किनारे है तो हमें बाढ़ का डर लगता होगा, फ्लड का डर लगता होगा, इसलिए हमने उसे रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया है। जो ग्रेनरी है उसमें वेंटिलेशंस हैं जिससे कि
वेंटिलेशंस क्यों थे? जिससे कि फसलों में फफूंदी ना लगे। माइल्ड्यूड का मतलब होता है जो सड़ जाता है ना अनाज, फफूंद जिसमें लग जाती है, फफूंद ना लगे इसको रोकने के लिए वेंटिलेशन दिए गए थे ग्रेनरीज में। बेटा अब हम पढ़ेंगे ट्रेड को। तो आपको ये कैसे पता चलता है बेटा कि यहाँ पर बहुत बढ़िया सोशल स्ट्रक्चर था या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत अच्छा था? ये हमें किससे पता चलता है? इसका कंफर्मेशन हमें किससे मिलता है? क्योंकि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में बड़ी बड़ी ग्रेनरीज देखी, हमने बहुत सारी सील यहाँ पर देखी, एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट था इन लोगों का, वेट मेजरमेंट सिस्टम प्रॉपरली रेगुलेटेड था, और एक बहुत बड़े एरिया में एक ही टाइप के वेट और मेजरमेंट के सिस्टम चलते थे। इससे ये पता चलता है कि यार इनका हाईली डेवलप्ड सिस्टम था ट्रेड का। ठीक, कोई बात, बहुत ही बढ़िया लाइफ ये लोग जी रहे थे। हमें बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिले हैं कि जो हड़प्पन्स थे वो सिर्फ इंडिया में, मतलब अपनी सिविलाइजेशन में ही ट्रेड नहीं करते थे, नॉट ओनली विथ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अदर पार्ट्स में ट्रेड नहीं करते थे, एशिया तक, मतलब बहुत सारी मेनी कंट्रीज़ हैं एशिया की जिनके साथ भी ये ट्रेड करते थे। इंटरनल ट्रेड की बात करें तो जो हड़प्पन्स थे इनका ट्रेड किस किस में था? स्टोन में, मेटल में, शेल में, विद इन इंडस सिविलाइजेशन जोन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जोन में, इंडस सिविलाइजेशन जोन में ये स्टोन, मेटल, शेल में ट्रेड करते थे। कुछ केसेस हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पर कॉमन प्रोडक्ट्स देखा है हमने इन सारे एरियाज़ में। इससे पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं ये ट्रेड तो करते ही थे। ये लोग मेटल मनी का यूज़ नहीं करते थे बेटा, इन लोगों ने इस टाइम तक करेंसी को डेवलप नहीं किया था, ये लोग बार्टर एक्सचेंज करते थे। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? जब आप चीज़ों के बदले चीज़ें लें और दें तो उसे बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। सपोज करो मैंने मेरे फील्ड में वीट ग्रो किया, आपने आपके फील्ड में राइस ग्रो किया, तो हम राइस को एक्सचेंज कर लेंगे वीट से। ठीक, कोई बात, पर इस बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी कोइंसिडेंस की, पर ठीक है समहाउ मैनेज हो रहा था। जो सिटीज़ हैं जैसे कि मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथल है, ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे मेटलर्जी में। मतलब इन लोगों ने मेटल में प्रॉपर काम करना सीख लिया था, मेटल को यूज़ करना सीख लिया था, दो मेटल को मिला के अलॉय बनाना सीख लिया था, टूल्स बना रहे थे, वेपन्स बना रहे थे, हथियार बना रहे थे, मतलब है ना, किचन वेयर भी बना रहे थे, दूसरे ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड था। राइस सीम्स टू हैव बीन इम्पोर्टेड टू पंजाब। राइस को पंजाब में लाया जाता था, कहाँ से? गुजरात से। ठीक है, राइस सीम्स टू हैव बीन इम्पोर्टेड टू पंजाब फ्रॉम गुजरात, गुजरात से इम्पोर्ट कर दिया जाता था राइस, कहाँ? पंजाब के लिए। लोथल सुरकोटाड़ा कॉटन देता था। ठीक है, फॉर द एक्सपांडिंग टाउनशिप ऑफ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली एट्सेट्रा। तो भैया लोथल और सुरकोटाड़ा से क्या आता था? कॉटन। कहाँ पर आता था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनावली में। बालाकोट, छनहुदारो या छनहुदड़ो सेंटर्स थे बैंगल मेकिंग के, यहाँ चूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती थी। लोथल और छनहुदारो या छनहुदड़ो में मैन्युफैक्चरिंग होती थी बीड्स की, मोती बनते थे। मोती कहाँ कहाँ बनते थे? लोथल में, छनहुदड़ो में। फिर बालाकोट और छनहुदड़ो में चूड़ियाँ भी बनती थी। फिर हमने देखा कि गुजरात से चावल कहाँ जाता था? पंजाब। क्लियर है? चलो अब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करेंगे। तो इंटरनल ट्रेड तो होता ही था, इंटरनल ट्रेड के साथ साथ क्या भी होता था? एक्सटर्नल ट्रेड। बिसाइड्स एक्सटर्नल ट्रेड के अलावा जो हड़प्पन्स थे उनके कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स थे वेस्टर्न नीबर्स के साथ। लोथल, सुरकोटाड़ा और बालाकोट ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल टाउन्स थे जिनसे ट्रेड होता था। कहाँ के लिए? मेसोपोटामिया के लिए और दूसरी वेस्टर्न एशियन साइट्स के लिए। ठीक है, मेसोपोटामिया से होता ही था, दूसरी वेस्टर्न सिटीज़ से भी होता था, साइट से भी होता था। दैट ऑल्सो सेटअप ट्रेडिंग कॉलोनी इन नदर्न अफगानिस्तान। नदर्न अफगानिस्तान में हमने एक ट्रेडिंग कॉलोनी बना रखी थी जिसके थ्रू हम ट्रेड कर पाए किससे? सेंट्रल एशिया, मॉडर्न डे ईरान, इराक से। जो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स हैं जो
2350 BC के हैं, मतलब आज से 4500 साल पुराने। मैंने पहले ही बताया था कि आज हम एडी में जी रहे हैं बेटा, एडी में फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, और आज हम 2024 से हैं, 1 से लेकर के, और 1 से बैकवर्ड काउंटिंग करते करते आप कहाँ गए 2350। तो मतलब टोटल टाइम फ्रेम कितना हो गया 2000, 2000, 4000, ये 300, मतलब आज से हम 2300, लगभग 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। और बेटा जो मेसोपोटामियन के रिकॉर्ड हैं उसमें हमारे इंडस रीजन को किस नाम से जाना जाता था? मेलुआ, ठीक है, मेलुआ इस नाम से जाना जाता था। और जो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी बेटा उसको हमने डेसिफर कर लिया है, तो उनके रिकॉर्ड से, उनके टेक्स्ट से पता चलता है कि 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस हुआ करते थे, दिलमुन और मकान, ठीक है, जो मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच में थे। दिलमुन को आइडेंटिफाई किया जाता है बहरान से, कहाँ पर? जो पर्शियन गल्फ में। दिलमुन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द बहरान, जो पर्शियन गल्फ में है। पॉसिबली जो ट्रेड था इन कंट्रीज़ के साथ वो सी के थ्रू हुआ करता था। मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं जो रेफर करते हैं मेलुआ को एज अ लैंड ऑफ सी। अब बेटा आपको कैसे पता चला कि ये सी के थ्रू ट्रेड करते थे? तो ऐसे पता चला हमको कि ये लोग सी के थ्रू ट्रेड करते थे, क्योंकि जो सील्स थी उनके ऊपर बोट्स और शिप्स के डिपिक्शंस हैं, निशान हैं, ठीक है। अब एक सील है उसके ऊपर बोट बनी हुई है, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई बोट की इंपॉर्टेंस थी, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रेड वेड करते थे या बैठ के यहाँ वहाँ जाते थे। जो हड़प्पन मर्चेंट्स थे वो एक्सपोर्ट करते थे चीज़ों को, एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे चीज़ों को। कहाँ से? वेस्ट से। कुछ चीज़ें वेस्ट में भेजते थे, कुछ चीज़ें वेस्ट से मंगवाते थे। सेंट्रल एशियन साइट्स के साथ भी इनका ही ऐसा था, जो हमारे पास है वो तुम ले लो, तुम्हारे पास जो है वो हमें दे दो। गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था नॉर्थ कर्नाटका से और अफ़गानिस्तान से। कॉपर लाते थे राजस्थान से, साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान, अरेबिया से, ठीक है। ये पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान रखना। जो हड़प्पन मर्चेंट्स थे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, वेस्ट और सेंट्रल एशियन साइट्स थे। गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता था नॉर्थ कर्नाटका से और अफ़गानिस्तान से। कॉपर लाते थे राजस्थान से, साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान से, अरेबिया से। लेड आता था ईस्ट से और साउथ इंडिया से। लेड कहाँ कहाँ से आता था? ईस्ट से और साउथ इंडिया से, ठीक है बात। वेट मेजर्स की बात करें तो बहुत सारे स्टोन्स मिले हैं हमें, अ नंबर ऑफ स्टोन्स वेट्स आर वर डिस्कवर्ड फ्रॉम एक्सकवेशन। जब हमने एक्सकवेशन किए तो हमें स्टोन वेट्स मिले। जो हड़प्पन पीपल थे वो क्यूबिकल स्टोन वेट्स रखते थे। जो बेसिक यूनिट होती थी 16, वो इक्वल थी आज के 14 ग्राम से। जो लार्जर वेट्स थे वो मल्टीपल से 16 के 32, 48, 68, 128 एंड सो ऑन। जो स्मॉलर वंस हुआ करता था वर ऑल फ्रैक्शन ऑफ 16। क्लियर हुई बात? तो हड़प्पन्स क्यूबिकल स्टोन वेट का यूज़ करते थे। जो बेसिक यूनिट होती थी वो 16 होती थी, इक्वल टू मॉडर्न डे 14 ग्राम। सो फिर इसके मल्टीपल्स चलते थे। स्मॉलर वन में 16 के फ्रैक्शन हुआ जाया करते थे। नाउ ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हमें शिप्स के मिले हैं सील्स पर। कहाँ की सील्स पर? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सील्स पे। एक टेराकोटा का मॉडल भी मिला है, एक पूरी की पूरी शिप बनी हुई है चीनी मिट्टी से। कहाँ पर मिली है हमें? ये लोथल में। इससे ये समझ में आ जाता है बेटा कि लोग शिप्स का यूज़ करते थे, बोट्स का यूज़ भी करते थे कुछ को यहाँ वाले जाने के लिए। सिटी मतलब जो प्रोडक्शन सिटीज़ हैं वहाँ तक रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए बोट का यूज़ होता था।